अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अकरम और आप देख रहे हैं पंजाब बार कौंसिल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, आपका किरदार ही आपकी असल पहचान है। आप साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब शमीमुर रहमान मलिक साहब, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है और आपने इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की? बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ तो शहर नरवाल से है, लेकिन जो मेरी सारी एजुकेशन है वो कुछ रावलपिंडी की है और मेन एजुकेशन जो है वो लाहौर में है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया और उसके बाद प्रैक्टिस में आ गए और उसके बाद ये सारा सिलसिला चला। सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी फैमिली में आपके अलावा भी कोई लॉयर है? बहन भाइयों में तो नहीं है, लेकिन कज़न्स वगैरह हैं और उसमें कुछ हाई कोर्ट के जज साहिबान भी हैं और लेकिन अदरवाइज़ कोई डायरेक्टली फैमिली में नहीं है। फैमिली में आई एम दी ओनली वन। सर, आपने वकालत के साथ साथ बार की सियासत में आने का फ़ैसला कैसे किया? तकरीबन पहले जो 10 साल हैं उसमें मुकम्मल तौर पर मैंने प्रोफेशन किया और उसमें बिल्कुल कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। ये उसके बाद हुआ कि जब ये अंदाज़ा हुआ कि अगर आप अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको पॉलिटिक्स में भी आना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एक चेंज आए आपके प्रोफेशन में, तो फिर खाली प्रोफेशन से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको पॉलिटिक्स में भी आके कुछ लोगों के लिए करने की कोशिश, मैं समझता हूँ वो। और उस जज्बे के तहत ही फिर हम कुछ दोस्त थे सेशंस कोर्ट में, हम उस वक्त मर्डर ट्रायल्स और क्रिमिनल लॉ पे काम करते थे, तो वहाँ पे कुछ लोग मिल के, हम कुछ दोस्तों ने मिल के ये फ़ैसला किया कि अब थोड़ा पॉलिटिक्स में भी आया जाए और उसमें भी एक अपना रोल प्ले किया जाए और इस तरह से एक वो शुरू हुआ जो आज तक वो सफ़र जारी है। सर, आप साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं, क्या आपने अपने टेन्योर में वकला की फलाह के लिए क्या क्या इकदाम किए? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करते हैं तो उसमें जब हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो जो सबसे ज़्यादा सवाल थे वो हमें दो इशूज़ पे थे। एक, हमने सुप्रीम कोर्ट बार के एक हॉस्टल है जो कि उस वक्त जो इस्लामाबाद में है, और उस वक्त जब हम आए तो उस वक्त उसका बिजली का बिल, उसका गैस का बिल बार पे कर रही थी और बहुत नुकसान में जा रहा था और वो बिल्डिंग बड़ी डैमेज हो गई थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 3 मंथ्स उसको हमने नए लोगों को दे दिया। अब उन्होंने वो उसको तकरीबन नया कर दिया, उस पर आलमोस्ट 10 करोड़ रुपया लगाया उन्होंने और हम वही फैसिलिटी जो पहले थी उसको बहुत बेहतर तरीके से लोगों को दे रहे हैं और वो शुरू हो गई। और दूसरा था एक हाउसिंग का मामला है जो हमने 40 लाख रुपया हर वकील ने तकरीबन जमा कराया हुआ है पिछले 5 साल से, और वो एक केस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में और उसकी हेयरिंग नहीं हो पा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में हमारे ये हुआ कि ये अल्लाह का ख़ास करम हुआ, डे टू डे हेयरिंग हुई, उसके बाद जजमेंट रिज़र्व हो गई जो कि काफ़ी अर्सा 6, 7, 8 माह रिज़र्व रही और वो भी अब अनाउंस हो गई है। तो ये दो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। उसके बाद हमने कोशिश की कि जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ मिलें। जैसा कि हमने PAA से रब्ता किया कि आपका जो VIP लाउंज है उसमें एक्सेस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट बार के लॉयर्स की। और जहाँ पे भी हमने रब्ता किया हमें मेन प्रॉब्लम ये आया कि उन्होंने कहा जी आपका जो कार्ड है वो रिलायबल नहीं है, वो मैनुअल कार्ड था। जब ये आया मसला तो फिर हमने देखा कि जो आज से 20 साल पहले काम होने वाला था कि हमारा जो सारा डाटा है सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर्स का वो डिजिटलाइज़ करने की ज़रूरत थी। वो उसको डिजिटलाइज़ किया, फिर हमने उसको सेंट्रलाइज़ किया और अब हमने तमाम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के, उन सबको एक ऑनरेरीली एक RFID कार्ड जो है वो दिया है। और उसकी बुनियाद पे अगर हम फ़र्ज़ कीजिए PAA से ही हमारी बात होती है तो हम एक गैजेट है उसके अंदर अपना सारा डाटा उनको दे देंगे, हमारा मेंबर वहाँ पे जाएगा, अपना कार्ड स्वैप करेगा, उसका सारा जो पर्टिकुलर्स है वहाँ पे आ जाएंगे और ये इशू ख़त्म हो गया कि कुछ जाली कार्ड बन जाएगा या कोई शख्स जाके क्लेम करेगा कि मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। अब इसकी बुनियाद पे बहुत सारे काम जो फैसिलिटीज़ लॉयर्स को मिल सकती हैं बहुत सारी जगहों पे मिल सकेंगी। फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आज तक कभी कोई मैगज़ीन कोई जर्नल नहीं छपा था, वो हमने पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कर दिया है और वो पहली बार मार्केट में आ गया है। और उसमें बड़े रिनोन्ड लॉयर जो हैं हामिद खान साहब, अफजल हैदर साहब, शब्बर रज़ा रिजवी साहब और हाफिज़ तारिक नसीम साहब के आर्टिकल्स हैं जो कि आप देखेंगे तो यूल बी वेरी हैप्पी कि ये पहली बार एक काम हुआ है और उसमें हमें बहुत पजीराई मिली है। फिर हमारी एक डायरेक्टरी थी उसको हमने रीडिज़ाइन किया है, उसके ऊपर काम किया। फिर हमने अभी जब कोविड-19 आया उसके अंदर ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे कि जो जेल है वहाँ से जो मुल्ज़मान हैं उनको पेश ही नहीं किया जा रहा था अदालतों में। आपके इल्म में वो सारे केसेस रुक गए, काम नहीं हो पा रहा था और वो समझ नहीं आ रही थी कि अब किस तरह से आगे चला जाए। और उसमें क्रिमिनल लॉ में ख़ास तौर पे मसला ये था कि क्रिमिनल लॉ में
ये ज़रूरी है कि जो अक्यूज़ड है वो अदालत में पेश हो, वो उसके लिए एक मैं समझता हूँ बहुत एक स्टेप है जो कि आगे इसको लेके जाएगा। सर, लोअर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जो मसाइल लोअर कोर्ट में पेश आते हैं, हमारा सवाल है कि क्या वही मसाइल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में पेश आते हैं? देखिए, उनकी नोयत तब्दील हो जाती है, लेकिन मसाइल तकरीबन वही हैं जो कि नीचे से लेके ऊपर तक आप देखेंगे। तो नोयत तब्दील इस तरह हो जाती है कि वहाँ पे जब अब सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है, वो ज़रा एक सीनियर वकील हो जाता है और उसमें उसके पीछे एक बहुत सारे साल हैं प्रैक्टिस के, लेकिन वहाँ पे भी तकरीबन वही मसाइल हैं। जो राइट ऑफ ऑडियंस है हमारा आज भी वो बल्कि वहाँ पे ज़्यादा है। आप नीचे जब कोर्ट्स में जाते हैं, सेशंस कोर्ट में, तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम मिलता है। हाई कोर्ट में भी किसी हद तक अब सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ ऑडियंस लॉयर को मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम ये है, विद इन मिनट्स केस डिसाइड किए जाते हैं। और जब हम बल्कि आए 90s में प्रैक्टिस में, तो उस वक्त जब मर्डर रेफरेंस एक हाई कोर्ट्स में कॉल होता था, 3-3 दिन उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि लॉ डेवलप होता था छोटे छोटे पॉइंट्स पे कि एडमिसिबिलिटी क्या है, रेलेवेंसी क्या है, लॉ कौन सा अप्लाई होना है, कौन सा अप्लाई नहीं होना, कौन से फैक्ट्स हैं जो कि रेलेवेंट है, कौन से नहीं रेलेवेंट, और 161 की स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है, कौन सा पोर्शन पढ़ा जाएगा, कौन सा नहीं पढ़ा जाएगा, बॉइल्ड स्टेटमेंट क्या। ये 3-3 दिन तक जो रिनोन्ड लॉयर्स हैं इसके ऊपर आर्गूमेंट्स करते थे। आज हम देखते हैं कि एक जो डिवीजन बेंच है वो 9 बजे बैठते हैं और 10 बजे तक 5 मर्डर रेफरेंस डिसाइड कर लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ ये जो है, अब वो जो सिस्टम था डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम, उसको हमने डिस्पोजल ऑफ केसेस का सिस्टम बना दिया, जिससे ठीक है आपकी डिस्पोजल तो हो जाएगी, और उसमें मसला ये है, और हम हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने, मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि बजाय इसके कि वो ये कहें कि हम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कैसा करें, एक सालाना रिपोर्ट मुरतब होना शुरू हो गई है कि इतने लाख केसेज आए थे और हमने इतने लाख डिसाइड कर दिए हैं। ये जो रिपोर्ट मुरतब होना शुरू हुई है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, ये बुनियादी वजह बनी है सारे मसले की, क्योंकि वो आपकी कारकर्दगी इस बुनियाद पर देखी जा रही है कि आपने कितने केस डिसाइड किए हैं। इस बुनियाद पर नहीं देखी जा रही कि आपने क्या लॉ डेवलप किया है, आपने इनोवेशन क्या किया, आपने क्या इनोवेटिव अप्रोच के साथ फैसला किया, आपने नया कानून का रास्ता क्या निकाला है, कोई इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस में क्या आपने उसमें क्या अपना हिस्सा डाला है। तो ये जो डिस्पोजल ऑफ केसेस का निज़ाम आ गया, ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये नीचे से लेके ऊपर तक ये मसला आ गया। आपने देखा नीचे भी जो सेशन जजेस हैं वो टारगेट देते हैं जजेस को, जी आपने 1 महीने में इतने केस डिसाइड करने हैं। वो ये नहीं कहते कि आपने जो केस डिसाइड करने हैं वो ऐसे हों कि जो सुप्रीम कोर्ट तक टूटे ना आपका फैसला, वो ये नहीं कहते। वो ये कहते हैं जी इतने केस डिसाइड, इतने हज़ार, इतने सैकड़ों केस डिसाइड करने हैं। इसकी वजह से ये मैं समझता हूँ कि ये जो मसाइल हैं बुनियादी, वो नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसे ही हैं, और उसके लिए बार एसोसिएशंस का जो रोल है वो बहुत अहम है। हमें वो उसमें हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम भी उसके ज़िम्मेदार हैं, बिकॉज बार एंड बेंच मिलकर इस इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं। हमने भी वो रोल निकालना, जो अपना प्ले करना छोड़ दिया है, चूँकि हमने जो इलेक्शन का सिस्टम बना दिया है उसके अंदर हमने एक स्पेंडिंग का सिस्टम बना दिया। जब तक आप स्पेंड नहीं कर सकते, यू कांट बिकम रिप्रेजेंटेटिव। उसकी वजह से जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं वो आगे आ गए हैं, और ये इवन दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट मी बिफोर द कोर्ट। और जो मेरे मसाइल हैं प्रोफेशनल वकील के, उनको पता ही नहीं होता, तो कैसे वो आगे बताएंगे किसी को। या यहाँ तक कि हमने चीफ जस्टिस साहब से हमारी एक मीटिंग हुई, हमने उन्हें कहा कि जी आप के पास हम आना चाहते हैं एक पिटीशन लेके कि आप डायरेक्शन दें इनको कि ये जब लेजिस्लेशन करते हैं और लेजिस्लेटिव पीस कोई भी आता है आपके पास, जब वो एक अभी लॉ नहीं बना होता, तो उस वक्त वो बार के साथ शेयर किया करें। और जब हमारी मीटिंग हुई लॉ मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने कहा जी हमने बेशुमार दफ़ा भेजा, कभी वापस ही नहीं आता। तो ये हमारा ये भी एक रोल है कि जो अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए नया लॉ बन रहा है, तो बाहर से ज़्यादा कोई नहीं समझता कि कल को इस लॉ के बनने से क्या मसाइल आएंगे, किस तरह से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव लेजिस्लेशन हो सकती है। ये हमें रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा किसी और को नहीं पता कि क्या मसला होगा, किस तरह से आप साइल को बेहतर इंसाफ दे सकेंगे। तो ये जो सारे मसाइल हैं ये नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसे ही हैं, और मेरा ख्याल आपस में कनेक्टेड भी हैं। सर, जब एक यंग लॉयर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फील्ड में आता है और वो एक मुकाम पर रहता है, और जब उसने उस मुकाम से एक सुप्रीम लेवल पर जाने के लिए जब उसको एक आर्ट चाहिए, जो एक स्किल चाहिए, उस आर्ट ऑफ एडवोकेसी को आप यंग लॉयर के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये जो वकालत है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है कामयाबी का, और वो है मेहनत और शदीद मेहनत। और जो हमने काम छोड़ दिया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया है, हमने किताब से दोस्ती ख़त्म कर दी है।
हम पढ़ना भूलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसका ये कोई शॉर्टकट नहीं है। उसका मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। जब आप फ़र्ज़ करें रिसर्च करते हैं किसी एक प्रोपोजिशन पे, एक प्रोपोजिशन आपके पास आई और आप फ़र्ज़ कीजिए उस पर रिसर्च पे बैठे हैं, आपने अगर 4 या 5 रेलिवेंट केसेस निकालने हैं तो आपको 100 या 200 केसेस जो हैं वो गो थ्रू करेंगे। आप नोट्स, हेड नोट्स पढ़ रहे होंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड जो है एक जुडिशल माइंड की शक्ल अख्तियार करता जाएगा। आप जब खुद रिसर्च करेंगे तो फिर आपका माइंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, आपको उसमें कोई ख़ास मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो जुडिशल माइंड होता जाएगा। आपकी सोच भी जुडिशल होती चली जाएगी और उससे आप कल को जब आपके पास क्लाइंट आएगा और आपसे जब उससे आप फैक्ट्स लेंगे तो आपको उसी वक्त समझ आएगी कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पे यू आर गोइंग टू विन योर केस। आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो सारा निज़ाम है ये क्लाइंट के लिए, ये साइल के लिए है बुनियादी तौर पे। ये मेरे लिए, ये जज साहबान के लिए निज़ाम नहीं बना, ये साइल के लिए बना है कि वो ऐसा साइल जिसको वो कोई ग्रीवेंस है, उस बेचारे को कोई मसला है जो वो हल कराने आया है, तो उसके लिए ये सारा निज़ाम बना है। तो अगर आप उसको बेहतर रिलीफ दिला सकें, जो उसका हक बनता है, अगर आप दिलाना चाहते हैं या दिला सकते हैं, तो तभी मुमकिन है जब आप वेल एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स और एंड यू आर आल्सो लॉ नोइंग एट द सेम टाइम। तभी आप ये दोनों चीज़ों के ब्लेंड के साथ ही एक अच्छे वकील के तौर पर आगे आ सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खिदमत भी है एट द सेम टाइम। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जब हम नए आए तो हम जेलों में जाया करते थे, वहाँ पर जाकर हम उन लोगों को जिनकी कोई मुलाकात नहीं आई 6 महीने साल से, उनके केसेस लेके आया करते थे। उनके केसेस हम फ्री किया करते थे और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी, उससे जो आपको अच्छी नींद आती थी, वो बड़ी से बड़ी फ़ीस लेके भी आज नहीं आती। चूँकि वो आप बाई चॉइस आप जाते थे, वहाँ पता लगता था ये लोग, ये जो 6 महीने से इनकी मुलाकात ही नहीं आई कोई। एक शख्स था, हम वहाँ गए, साहिवाल से एक बाबा जी थे, तो वो आके लाइन में बैठ गए, वो क्यों लगवा देते थे जब हम जाते थे, वो बैठ के आके, हमने कहा जी इन बाबा जी को आगे लेके आए। वो मेरे साथ जो साहब थे वो आजकल सेशन जज हैं, तो वो बाबा जी को जब आगे लेके आए तो हमने उनसे कहा कि बाबा जी आप क्यों अंदर हैं। उन्होंने कहा जी मैंने एक रेलवे ट्रैक से गुजरा था, तो वहाँ मैंने एक पीस जो था वो पड़ा हुआ था लाइन का, वो मैंने उठाया, मैंने कहा जाके मैं प्लास्टिक की जूती ले लूँगा। तो वहाँ से एक रेलवे पुलिस का मुलाजम गुजर रहा था, उसने मुझे पकड़ के उसने कहा तो तुमने ये चोरी की है, और एक 120 रेलवे एक्ट है, 120 सेक्शन है उसका, वो लगा के मुझे पर्चा दे के मुझे अंदर कर दिया। मैं 6 महीने से यहाँ हूँ जेल में और साहिवाल से मजदूरी करने आया था, और मेरी सिर्फ एक बीवी है जिसकी उम्र भी मेरी है, अब मेरे जितनी है, ये नहीं मुझे पता वो ज़िंदा है या नहीं, लेकिन मैं 6 महीने से, और वो बेलेबल ऑफेंस था। अगले दिन ही कोई शख्स जाके उसका बेल बॉन्ड दे देता तो बेचारा बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ चूँकि उसको जानता ही कोई नहीं था। और इत्तेफाक से ऐसे जो लोग हैं आमतौर पे सेशन जजेस जाके या मैजिस्ट्रेट जाके उनको वैसे ही छोड़ रहे होते हैं, वो ऐसा भी कुछ ना हुआ, और वो 6 महीने से बेचारा अंदर था। और उसको जब हमने अगले दिन उसको जाके मैजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट की कि उसको पर्सनल बॉन्ड पे कर दें, वो भी अच्छे आदमी थे, उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो नेक्स्ट डे जब वो आया वहाँ पे सेशंस कोर्ट में, मैंने नहीं पहचाना, मैं जाके खड़ा हुआ तो देखा कि एक शख्स अपनी जो सबसे उसकी इज्जत वाली चीज़ है वो चादर है जो उसने इधर ली हुई थी, और वो उतार के तो वो जो गंदी सी टेबल होती है सेशंस कोर्ट में हमारी, उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहा। मैंने समझा कोई मांगने वाला है। मैंने कहा बाबा जी, उसने कहा मैं मांगने वाला नहीं पुत्र, मैं वो हूँ, आप लोगों ने मेरी बेल कराई थी कल। तो वो मैं समझता हूँ मुझे अपने उस कपड़े से उस मेरी गंदी टेबल को साफ़ करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ़ीस थी, और वो पता नहीं अब वापस तो नहीं आया उसकी, वहाँ उसको क्या हुआ जब वो वापस गया। तो ये इतना ज़्यादा मैं ये समझता हूँ जो क्रिमिनल ट्रायल है, जो ये जो वकालत है, इसको अगर आप इस्तेमाल करें सही तरह से, जितनी आप मदद कर सकते हैं लोगों की, जितना वकील मदद कर सकता है किसी आदमी, कोई और आदमी कर ही नहीं सकता। आप फ़र्ज़ कीजिए ना, एक डॉक्टर है, वो किसी को निकलवाना चाहे जेल से तो नहीं निकलवा सकता, इंजीनियर भी नहीं निकलवा सकता, लेकिन वकील निकलवा सकता है। अगर वकील उसमें मशक्क़त करे, वकील उसमें कोशिश करे, उसका बहुत ज़्यादा अपने पास से खर्चात भी नहीं करने पड़ते, एक हद तक करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लॉयर्स के लिए कि हम अपनी बहुत थोड़ी कोशिश से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर, पंजाब बार काउंसिल ने जो अपना सोशल मीडिया नेटवर्क मजबूत करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाने का इनिशिएटिव लिया है, आपको पंजाब बार काउंसिल का ये इकदाम कैसा लगा? पंजाब बार काउंसिल का ये बड़ा ऐसा इकदाम मेरे लिए तो ये बड़ा सरप्राइज़ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये चैनल जो है वो शुरू किया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, और ये नीड ऑफ द आवर थी। ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छा, एक खुशबूदार हवा का झोंका है,
और मैं अपने तमाम देखने वालों से ये कहूँगा कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और इसको इनकरेज करें। और ये पंजाब बार जो है ये वकला की आवाज़ है और पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेवल पे ये सबसे बड़ा इदारा है। तो मैं ये समझता हूँ हमें इसको इनकरेज करना चाहिए और वी ऑल अप्रिशिएट इट। और इसको हम आपसे ये कहेंगे पंजाब बार से कि इसको और आगे लेके जाएं, हम सब आपके साथ हैं।